ओके, सो आई वाज सेइंग कि चैप्टर 8 जब का जो थर्ड क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन 3, ठीक है, उसमें मैंने वीडियो में क्लियरली बताया है कि बच्चे ये डायग्राम मैं आपको नीचे बनाया हुआ है, ये आपने डायग्राम आपकी नोटबुक्स पे बनाना है, ठीक है। बट अगर 100 एवरेज लूं मैं स्टूडेंट्स की, 100 में से ओनली 20 स्टूडेंट्स ने वो डायग्राम बनाई थी अपने आप, बाकी सबको मुझे इंडिविजुअली बताना पड़ा है कि बच्चे ये डायग्राम आप ड्रॉ करो। और मैं जब मैसेजेस बहुत ज्यादा आ गए, आप लोगों को ये भी नहीं पता, मुझसे पूछ लो मैम विच डायग्राम, तो मैंने ग्रुप में फिर से पीडीएफ सेंड की है और साथ में मैसेज लिखा है कि ड्रॉ करके मुझे सेंड करो। तो ऐसे आपका वर्क इनकम्प्लीट है, जहां पे डायग्राम बनाना है वहां पे आपने बनाना ही है। ओके, तो वीडियो सुना करो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, आपको टॉपिक्स ज्यादा क्लियर होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट एक्टिविटी इज गिव 2 एग्जांपल्स। ऑब्वियसली हम चैप्टर 9 कर रहे हैं, चैप्टर 9 से रिलेटेड ही है, उसमें आपने बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे ट्रीज के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे जो मैं नेम लिख रही हूँ, आपको उसकी दो एग्जांपल्स लेनी है। ओके, सो नाउ बी अटेंटिव। फर्स्ट इज evergreen trees. Let me give you a hint. evergreen trees कौन से होते हैं? जिन पे सारा साल, पूरे साल भर में लीव्स रहते हैं, ये अपने लीव्स कभी भी शेड नहीं करते। Whether the season is autumn or winter or summer, ये इनके लीव्स हमेशा ग्रीन ही रहते हैं, कभी भी शेड नहीं होते। So I have started getting the answers. And one more thing, you can be asked such type of questions in 1 word or 2 mark questions. Blanks में भी आ सकता है, true false में भी आ सकता है, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने ध्यान देना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ट्री किस टाइप के अंडर आता है। So I can see that students are writing for pine, coconut, teak. 2 एग्जाम्पल्स पूछिए, 2 लिखनी है आपने। शुगर केन, एक्चुअली शुगर केन इज अ सीजनल प्लांट। My voice is, if my voice is cracking, that's really clearly okay, क्योंकि जो भी मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दो। इसमें कुछ इतने रूल्स नहीं है। Okay, my new answer I got rubber. Yes, if anybody wants to try another, one student has written neem. Okay, I will discuss all the answers और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा इसमें से रॉन्ग है। Yes, let me tell you the answer. आंसर जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो लिखा है कोकोनट एंड रबर, और जो भी आंसर्स आपने लिखे हैं उसमें से मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से करेक्ट है। फर, पाइन, पीक, कोकोनट, ये सारे आंसर्स करेक्ट है, बट नीम इज नॉट करेक्ट आंसर, नीम एवरग्रीन ट्री नहीं है। ओके, बाकी सारे आंसर्स करेक्ट है। कोकोनट आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने क्योंकि 2 पूछे थे इसलिए यहाँ पे मैंने 2 ही लिखे हैं, आप कोई भी लिख सकते हो, बट करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, अंकित कुमार, म्यूट योरसेल्फ, those plants that cannot perform photosynthesis because they do not have chlorophyll in them, they are not green. Ma'am,
you are muted. Thanks for Manu. information. Yes, ma'am. बच्चे मुझे म्यूट करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। एक बार म्यूट कर दोगे, 2 बार कर दोगे, कोई ना कोई तो मुझे बता ही देगा कि मैं म्यूट हूँ। तो मत किया करो ऐसी चीजें। टोडस्टूल के स्पेलिंग 2-3 स्टूडेंट्स ने रॉन्ग लिखे हैं। आई कैन सी भार्गवी ने टोड के स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हैं। और ये डॉक्टर रमन वाजपेयी, ये बच्चा जो आईडी ये वाली यूज कर रहा है, उसने भी स्पेलिंग रॉन्ग लिखे है। टोस्टूल नहीं है, ये टोड स्टूल है। ये 2 ही एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में भी। एक्चुअली मशरूम्स की फर्दर बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको मशरूम्स लिखते हैं। उसके अंदर बहुत क्लासिफिकेशन होती है। तो आपके बुक में भी 2 ही एग्जांपल्स हैं, तो 2 ही आपने लर्न की है, 2 ही लिख रहे हो। मैंने भी 2 ही लिखी है, मशरूम एंड टोडस्टूल। ठीक है, स्पेलिंग सही लिखने हैं आपने, स्पेलिंग नहीं रॉन्ग लिखने। आप टोडस्टूल लिख रहे हो, डी स्किप कर रहे हो। नेक्स्ट इज कॉनिफेरस प्लांट्स। कॉनिफेरस प्लांट्स, कॉनिफेरस प्लांट्स जिनको कॉनिफर्स भी बोल देते हैं, बोथ आर सेम थिंग। कॉनिफेरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स की प्लेस पे कॉन्स होते हैं, क्योंकि यूजुअली जो सीड्स है किसी भी प्लांट के, उसके फ्रूट में होते हैं। ओके, या तो वो फ्रूट से रिप्रोड्यूस करता है या फ्लावर से न्यू प्लांट्स बनते हैं। बट कॉनिफेरस प्लांट्स के केस में कॉन्स पे ही सीड्स होते हैं, इसलिए इनको कॉनिफर्स बोलते हैं। और ये स्नोई एरियाज में मिलते हैं, जहां पे बहुत ठंड होती है। और ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। ट्रायंगुलर शेप क्यों होते हैं? ताकि जो भी स्नो इनके ऊपर गिरे वो स्लाइड करके नीचे आ जाए। निबंध शर्मा ने लिखा है क्रिसमस ट्री। बच्चे क्रिसमस ट्री किसी ट्री को ही सजा के उसको क्रिसमस ट्री बनाते हैं, बट आपने आंसर में ये नहीं लिखना। ओके, सो लेट मी शो यू द आंसर। मैंने जो लिखा है वो लिखा है पाइन एंड फर। इट्स ओके बच्चे, आंसर्स आर रिटन ऑन द स्क्रीन, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। ठीक है, मैंने पाइन एंड फर लिखा है। लेट मी टेल यू, जो आपने आंसर्स लिखे उसमें से क्या क्या सही है। स्प्रूस भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कौन कोई ट्री नहीं है, एक स्टूडेंट ने कौन लिखा है। बाकी सारे बच्चे फर, पाइन, स्प्रूस भी ठीक है। I can't hear your voice. एक्सक्यूज मी प्रतिभा मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible, ma'am. You are audible. Okay, ma'am. Would you please check your network connection and sit in good network? Okay, next question is deciduous trees. Actually ये लेटर्स थोड़े से इकट्ठे हो गए हैं, बिकॉज ये पीपीटी में अपने फोन से शेयर कर रही हूँ, बट बनाई मैंने लैपटॉप में थी, तो फोन्स डिफरेंट हो गए हैं, इसलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है। बिकॉज देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद माय लैपटॉप टुडे, तो मैंने किसी और लैपटॉप से लॉगिन किया है। तो ये डेसिडुअस लिखा है, ये CI है जो यहाँ पे A लग रहा है। एंड व्हाट आर डेसिडुअस ट्रीज? डेसिडुअस ट्रीज जो एवरग्रीन के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, जो ऑटम और विंटर सीजन में एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए, अपने आप को कोल्ड से बचाने के लिए अपने ट्रीज शेड कर देते हैं। ऑटम सीजन में, अभी जैसे ये जो सीजन है, ये ऑटम सीजन एक्चुअल में कई प्लेसेस पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ऑटम सीजन में ये ट्रीज की लीव्स अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इनका कलर ऑरेंज, रेड ऐसे हो जाता है, ग्रीन नहीं रहता है, पेल येलो हो जाता है। और जब बिल्कुल ठंड हो जाती है, कोल्ड हो जाता है विंटर, तब वो लीव्स गिर ही जाते हैं, शेड हो जाते हैं। ओके, एक्चुअली क्लोरोफिल का
एक फंक्शन आपने जो पढ़ा है उसमें ये आपने पढ़ा है कि क्लोरोफिल गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट एंड सेकंड इज इट ट्रैप्स सनलाइट। ठीक है, तो ऑटम सीजन में और विंटर सीजन में क्लोरोफिल जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, डे नाइट का टाइम भी चेंज हो जाता है। आपने मे भी कभी नोटिस किया हो या फिर ये आने वाले सीजन में आप नोटिस करोगे, विंटर सीजन में डे टाइम जो है, जो डे लाइट का टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। सुबह लेट होती है और रात जल्दी हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, डे लाइट वाला टाइम कम हो जाता है। तो प्लांट्स को ये समझ नहीं आता, ठीक है, ट्रीज वो चीज समझ नहीं पाते हैं, तो उनका क्लोरोफिल अच्छे से फंक्शन नहीं करता है, तो क्लोरोफिल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, प्लांट्स में क्लोरोफिल खत्म होना शुरू हो जाता है और क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, बट प्लांट में और तरह के पिगमेंट्स भी होते हैं, रेड भी होता है, ऑरेंज होता है, तो वो वाले पिगमेंट तो नहीं खत्म हो रहे, वो वैसे ही रह रहे हैं, तो लीव्स का कलर फिर हमें रेड ऑरेंज ऐसा दिखता है। So I can see students are writing neem, mango, banyan. That's correct. मैंने जो लिखा है आंसर, मैंने मैंगो एंड नीम लिखा है। बनियन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेजर्ट प्लांट्स। कोई दो डेजर्ट प्लांट्स लिखने हैं। Ames is asking fir and pine are also an example of conifer plant. Yes, they are conifers. आपने बच्चे 2 एग्जांपल्स लिखनी है डेजर्ट प्लांट्स की। मोस्टली आप एक ही डेजर्ट प्लांट बार बार पढ़ते हो, विच इज कैक्टस, बट आपकी बुक में और भी दिया हुआ है, तो आपने एटलीस्ट 2 एग्जांपल तो लर्न करनी है। डेजर्ट प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो हॉट क्लाइमेट में, क्योंकि डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा रहता है, ड्राई एंड हॉट, ठीक है, तो उस तरह के क्लाइमेट में वो सरवाइव कर सके। I can see that students are writing cactus, eaker, और कोई एग्जांपल बच्चे लिख रहे, बबूल, डेट पाम, गुड, यस, बबूल के स्पेलिंग कुछ स्टूडेंट्स रॉन्ग लिख रहे हैं। Let me show you the answer. जो मैंने लिखा है वो लिखा है cactus, prickly pear, otherwise aloe vera is also a desert plant. Okay, date palm is also correct. मैम किकर प्लांट। Yes, that is also correct. Babool is also correct. Next is underwater plants. Underwater, it is very much clear from its name, the plants which are found under the water. One student is asking, मैम डेजर्ट में सिर्फ 3-4 प्लांट्स ग्रो करते हैं? नो, डेजर्ट्स में भी बहुत तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं, बट आप इतना सा ही पढ़ोगे, ठीक है, आपको अभी आपकी क्लास छोटी है ना, अभी ये टॉपिक आपके लिए कितना न्यू है। इस चैप्टर में जो भी आपने पढ़ा है और 8th चैप्टर में जो भी आपने पढ़ा है वो सारी चीजें न्यू है, ठीक है, तभी आपको इतना धीरे धीरे समझाया जा रहा है। ये सारा कुछ आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ग्राउंड लेवल पे ये चीजें बताई गई हैं, इसके अंदर जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे और बहुत कुछ आएगा। ओके, तो जो भी 2-3 एग्जांपल्स हैं ये आप ध्यान से करो, क्योंकि इतना ही आपने करना है, बस अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि आप जो प्लांट की इमेज है, इमेजेस आर आल्सो गिवन इन योर बुक। मैंने वीडियोस में कितनी अलग अलग इमेजेस आपको दिखाई हैं, एक्टिविटीज में भी दिखाई हैं। इमेजेस अपने माइंड में रखो,
कि ये ऐसा दिखता है तो इसकी ये फीचर्स है, तो ये किस किस लैंड फॉर्म से ये रिलेट करता है। ओके, बिकॉज बच्चे अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। So I can see students are writing taped grass. कुछ students taped grass लिख रहे हैं। टेप्ड ग्रास आपने नहीं लिखना है, वो ऐसे ग्रास नहीं है जिसको टेप किया हो। तो टेप्ड एक तरह से वर्ब की सेंस में आ जाता है, तो आपने टेप्ड ग्रास नहीं लिखना कि वो ग्रास जिसको टेप किया है। टेप ग्रास ये उसका नेम है। ठीक है, हाइड्रीला इज करेक्ट, बट बहुत स्टूडेंट्स ने हाइड्रीला के स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हैं। Yes, one student is asking that he or she has a query. आपकी क्वेरी में अच्छा क्वेरी भी लिखी है। इंपॉर्टेंट टर्म्स अपनी नोटबुक में नहीं लिख रही हैं, बच्चे कभी भी नहीं लिखते हो। ठीक है, PD1 से मैंने आपको कभी भी नहीं कहा कि आप इंपॉर्टेंट टर्म्स नोटबुक में लिखो, वो आपकी बुक में गिवन है, वो आपने बुक से ही लर्न करनी है। बट मैंने वीडियो में इंक्लूड की है ताकि मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकूं। ठीक है, PDF में भी वो इसीलिए है क्योंकि मैंने वीडियो में उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, अगर आपने देखा हो तो। Yes, so tape grass, hydrilla and seaweed, these answers are correct, but आप spellings wrong लिखते हो। Next is insectivorous plants. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो इंसेक्ट्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल। उनमें क्लोरोफिल होता जरूर है बट कम होता है। जितनी वो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं उससे उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो वो कोई और वे से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो नेचुरली उनमें डाइजेस्टिव जूसेस है। ठीक है, पिक्चर प्लांट की अगर मैं बात करूँ, वो जग जैसा प्लांट होता है, आपने बहुत बार देख लिया है, अब मैंने काफी बार दिखाया है आपको। तो उसमें डाइजेस्टिव जूस, जैसे आप जग में पानी भर के रखते हो, जूस भर के रखते हो, ऐसे पिक्चर प्लांट के जग में, उसके पिक्चर में, पिक्चर का जो वर्ड है ना, ये वाला जो पिक्चर वर्ड है, इसका मतलब होता है घड़ा। घड़ा देखा है होगा आपने कभी। ठीक है, ये पिक्चर वर्ड का मतलब ही घड़ा होता है। तो वो जो जग जैसे फॉर्म उसमें नहीं म्यूट योरसेल्फ, उसमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो स्वीट सी स्मेल देते हैं जिससे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। वो जैसे उसको पीने के लिए आते हैं, वो उनको डाइजेस्ट कर लेता है। यस, सो आंसर इज पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप, फ्लाई को ट्रैप कर देता है। दैट्स सो सिंपल, इनके नेम से इतने क्लियर हैं। ठीक है, इसके फ्लैप जैसी फॉर्मेशन होती है, वो भी आपने पिक्चर्स में देखा है। जैसे इंसेक्ट उसके कोई बीच में बैठता है, वो अपने फ्लैप क्लोज कर लेता है। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक मींस वाटर, फ्लोटिंग मींस वो वाले, अब यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है जो वाटर में रहते हैं और फ्लोट करते हैं। अब फ्लोटिंग है तो आपके माइंड में एक सबसे पहली चीज आनी चाहिए, ये वो वाले प्लांट्स हो सकते हैं जिनका साइज बहुत छोटा है। ठीक है, जो छोटे छोटे प्लांट्स है, क्योंकि बड़ा कोई भी प्लांट फ्लोट नहीं कर सकता वाटर सरफेस पे, क्योंकि वो हैवी होगा। जितना बड़ा होगा, हैवी होगा तो वो सिंक कर जाएगा, फिर तो वो अंडर वाटर हो जाएगा, राइट। तो ये फ्लोटिंग है, दे हैज टू बी लाइट इन वेट। Okay, some students are writing water lily and lotus. Some students are writing duckweed and water hyacinth. So the correct answers are water hyacinth and duckweed. ठीक है, ये छोटे plants हैं, lotus and water lily are wrong answers. वो आपको नेक्स्ट में पता चलेगा। अब आप लिखोगे फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स के एग्जांपल्स। मनराज सिंह हैज अ क्वेरी। बच्चे मैं आपकी क्वेरी लूंगी, ये एक्टिविटीज हो जाए बस। अच्छी एक्टिविटी मेरे पास आज ज्यादा है, टाइम कम रह गया है, कोई बात नहीं, ये जो रह जाएंगी वो हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे।
यस, अब भी स्टूडेंट्स लिख रहे हैं लोटस एंड वाटर लिली। अब आपको थोड़ा ये मैंने दोनों जो ये वाली एग्जांपल्स है, ये क्वेश्चन मैंने साथ में इसीलिए रखे थे क्योंकि मुझे पता था कि इसमें आपको डेफिनेटली कंफ्यूजन होगी। ठीक है, ये फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट है। लोटस के केस में आपने पढ़ा है कि उसका बहुत लॉन्ग स्टेम होता है जो वाटर के पॉट के साथ फिक्स्ड होता है। अगर जब कोई प्लांट फिक्स्ड ही है तो वो फ्लोटिंग कैसे हो सकता है? बस जो लोटर का फ्लावर है वो वाटर सरफेस के ऊपर होता है, बट एक्चुअल में वो फिक्स्ड होता है। वाटर जो पॉन्ड में उसके पॉन्ड का जो लेवल है, ग्राउंड है जिसको हम बेड बोलते हैं, उसके नीचे उसकी रूट्स होती हैं लोटस प्लांट की। ओके, सेम इन द केस विद वाटर लिली। लिली एंड वाटर लिली आर टू डिफरेंट प्लांट्स। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है। निधिमा, आपके लोटस के स्पेलिंग रॉन्ग है। यही चीज मैंने जितनी बार हमने ये डिस्कस किया है, मैंने हर बार आपको ये सेम चीज बताई है और आप सेम चीज में ही हमेशा गड़बड़ करते हो। तो अब ये ध्यान देना है। दिया वुमन इज राइटिंग, मैम लोटस फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है? बच्चे फिक्स्ड प्लांट है। लोटस का बहुत लॉन्ग स्टेम होता है जो पॉन्ड की सरफेस के साथ फिक्स होता है। उसकी रूट्स होती हैं जो पॉन्ड के ग्राउंड के अंदर होती हैं। ये फिक्स होता है, ये फ्लोटिंग नहीं होता, बस इसका फ्लावर वाटर सरफेस के ऊपर होता है। ठीक है, सो वाटर लिली एंड लोटस। ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी, ये एक्टिविटी हम कर लेंगे। इसके बाद एक और एक्टिविटी थी, वो अब हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे थर्सडे को। आपने 2 डिफरेंसेस लिखने हैं एवरग्रीन और डेसिडुअस ट्रीज के। और दोनों डिफरेंसेस आपने एक ही बार में लिखने हैं। आपको मैंने 4 और आई थिंक 5 डिफरेंसेस लिखवाए हैं, उसमें से बस मैंने आपसे 2 पूछे हैं। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, सोच के लिखना। एवरग्रीन तो नेम से ही कितना क्लियर है, कितना इजीली पता चल रहा है कि एवरग्रीन ट्रीज कौन से होंगे। जो एवरग्रीन होंगे उससे ऑपोजिट डेसिडुअस होंगे। एग्जांपल्स आपने मुझे अभी बताई हैं इनकी। एग्जांपल्स को आपने एज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस कंसीडर नहीं करना। ओके, कभी भी नहीं करना, इन फ्यूचर भी नहीं करना। So I got the first answer from Dia. Evergreen trees always stay green and deciduous trees shed their leaves. By the way, ये 2 different points हैं। निधिमा, evergreen trees they do not shed their leaves, deciduous trees they shed their leaves. ये तो एक डिफरेंस हो गया। एक और डिफरेंस लिखना है। Plants do not shed their leaves, deciduous shed their leaves. ये एक ठीक है। अब ये एक पॉइंट हो गया है। अब ये वाला पॉइंट में रिपीट नहीं करेगा। एवरग्रीन ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स, डेसिडुअस ट्रीज दे शेड देयर लीव्स। अब जो भी बच्चे अपना आंसर लिखेंगे इससे कुछ डिफरेंट लिखेंगे। यस, टाइम लग रहा है काफी आपको। Okay, they do not shed their leaf, they shed their leaf. They grow in heavy rainfall area, they grow in warm climate areas. Yes, correct. अब ये जो 2 पॉइंट एंड्स में लिखे हैं ये रिपीट नहीं होंगे। Chapnur has written, they always remain green, do not shed their leaf, evergreen, don't remain green, grow in warm areas. ये सारे अपने डिफरेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं। यस,
तो मैं आपको बता देती हूँ, जो स्टूडेंट्स ऐसे लिख रहे हैं ना, एवरग्रीन में आप लिख रहे हो दे डू नॉट रिमेन ग्रीन, और डेसिडुअस के पॉइंट में सेम टाइप में आप लिख रहे हो दे शेड देयर लीव्स। ये कोई कंपैरिजन का पॉइंट नहीं है। कंपैरिजन हम जब करते हैं तो एक चीज लेते हैं, ठीक है। आपने एक पॉइंट सोच लिया कि लीव्स ग्रीन है या नहीं है, तो आप एवरग्रीन में लिखोगे दे डू नॉट रिमेन, दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, और डेसिडुअस में लिखोगे दे डू नॉट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन सेम होना चाहिए, तभी वो एक प्रॉपर पॉइंट बनता है डिफरेंस के केस में, ठीक है। आई नो ये चीज समझने के लिए आप थोड़ी छोटे हो, बट ध्यान से बात सुनो मेरी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर आपने सोच लिया कि आप लीव शेड करने पे लिखना चाहते हो कंपैरिजन, तो फिर आप क्या लिखोगे एवरग्रीन में दे डू नॉट शेड देयर लीव्स, एंड डेसिडुअस में लिखोगे दे शेड देयर लीव्स, ठीक है। पॉइंट ऑफ कंपैरिजन जो आप एक सोच लेते हो, दोनों कॉलम्स में आप उनकी ऑपोजिट चीजें लिखते हो तभी डिफरेंस बनता है, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब अगर आप क्लाइमेट वाले की बात कर लो, एवरग्रीन ट्रीज दे ग्रो इन हैवी रेनफॉल एरियाज, और डेसिडुअस दे ग्रो इन वार्म एरियाज। आपने क्लाइमेट के बेस पे डिफरेंस लिखा है, ये थोड़ी आप एक पॉइंट पे लिखोगे दे शेड देयर लीव्स एंड दे ग्रो इन एरियाज ऑफ वार्म क्लाइमेट। ये तो अलग अलग दो चीजें होगी, ये कंपैरिजन नहीं हुआ, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आप एक पॉइंट लेते हो डिफरेंस के केस में, उस पॉइंट के बेसिस पे आप दोनों चीजों को कंपेयर करते हो, तभी वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनता है, ओके। तो इसके बाद एक और एक्टिविटी थी, बट आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट एक्टिविटी बिकॉज इट्स गोना टेक लॉन्ग टाइम। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को कोई डाउट है, जो एक स्टूडेंट कह रहा था कि मुझे डाउट है, वो जल्दी से लिख दे। श्रेय मैम ने भी अपनी शेयर कर दी है। No issues, ma'am. You can take the doubt by that time. यस, बट अभी तक कोई किसी स्टूडेंट ने डाउट लिखा नहीं है कोई। मैम इम्पोर्टेंट टर्म्स एग्जाम में आएंगी? क्या क्या चीज? मैम इम्पोर्टेंट टर्म्स। यस, आ सकती है, बिल्कुल कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में। एनीथिंग एल्स? मैम I think no student have any doubt now. Shri ma'am, you can continue. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Good morning, everyone. Good morning, students. Okay, so I hope you people, some of you at least, must have gone through the audio that I've sent you today regarding intransitive verbs. And before we start today's class, please, I'd like everybody to sit straight and be very attentive. Please be attentive. And the child with the name Sonia Dillo, beta, I could see you dancing during your this EVS class, science class. You were dancing in that. So please now sit properly, and now don't make these expressions, don't give these expressions. Please look at the screen. So can you tell me how many of you have heard the audio that I sent you today? How many have gone through that audio? Japnoor, Priyanka, Parni, okay, Rajni Gupta, whoever, okay, Rahman Vajpayee, very good. Okay, so at least few of you have gone through what I have told you today. So before we begin, do you remember? All right, better stop writing. Stop writing so that we can start. So before we begin today's class, can somebody tell me what the transitive verbs are? I'd like you to mention your name, and then I'll ask you to unmute yourself, and then we'll explain. Who will tell me? I always get these names. And Nidima, can you unmute yourself and tell me what the transitive verbs are? Good morning, ma'am. Yeah, good morning.
Transitive verbs are that verbs which needs a word to complete their meaning. Yes, very good. Just hold on. All right, beta, very good, Nidima. So you have told the correct answer. Anybody else who will try to explain this? Japneet, I'd like you to explain. Japneet, quickly. What are transitive verbs? Japneet, am I audible? Please unmute yourself, beta. Yes. Good morning, ma'am. Yeah, good morning. Ma'am, transitive verbs are those verbs which needs an object to be completed. Okay, and what is an object? What is an object? Ma'am, what? What is an object, beta? Ma'am, voice is not audible. Is it not audible, Pratibha ma'am? It is, ma'am. It is audible. It is audible, ma'am. Okay, then I'd like Ma'am, I this think- child. Okay, fine. Yajat, can you explain me what an object is? Ma'am, Yajat, it's can me. We I? don't have. Wait, I'm waiting for him. No, let him try at least. Yes, Yajat. What an object is? Beta, don't waste time. Say yes or no. If you don't know, just tell me, ma'am. I don't know. Ma'am, can I? All right. Who was it? Can I? No. Ma'am, Who was it earlier? Am I? Okay, Japnoor, you try quickly. And transitive verbs are that verbs, ma'am, which need object to make them meaningful. Like I wrote a letter. I wrote what? A letter. Okay. So an object gives the meaning of it gives object can take the form of what? Like which part of speech can an object be? Object कौन सा part of speech हो Noun सकता or है? pronoun. Noun or pronoun, and it gives the answer of कौन से question words का आंसर देते हैं ये? ma'am, can I tell? What and whom. What and whom. Very good. All right. So that was about the transitive verbs. Transitive verbs वो verbs होते हैं जो अपने आप में meaning complete नहीं देते हैं और उनके meaning को complete करने के लिए हमें उसके साथ कोई word add करना पड़ता है. That is called an object. So जो object होता है that can either be a noun or a pronoun. ठीक है? And that will give us the answer of what or whom. Okay, so today we are going to study about intransitive verbs. मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था. So intransitive, please keep yourself muted बेटे. So intransitive verbs are the opposite. They are kind of opposite of transitive. ठीक है, नेम में भी opposite आ रहा है ना आपको. So transitive verb कौन से थे जिनका मीनिंग है, जिनका मीनिंग खुद में कंप्लीट होता है. दैट मीन्स कि उनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है टू कंप्लीट देयर मीनिंग. राइट? ओके. So I know the picture is a bit blurred on the screen, but I'll read this for you. मैं आपके स्क्रीन पे जो लिखा है intransitive verb मैं आपको रीड करके बताऊंगी. Intransitive verbs are action verbs, but unlike transitive verbs, they do not have an object receiving the action. So ये कह रहे हैं कि intransitive verbs भी verbs होते हैं, लेकिन transitive verbs की तरह उन्हें किसी object की जरूरत नहीं होती है to complete their meaning. For example, the first sentence you can see is I laugh. So I here is the subject, laugh here is the verb. ठीक है? I laugh का मतलब है मैं हंसता हूँ. So मैं हंसती हूँ या मैं हंसता हूँ, इन दो इससे हमारा जो मीनिंग है वो हमें पूरा कंप्लीट मिल रहा है. ये भार्गव, इज दिस भार्गव मैम? आई थिंक इज भार्गव ओनली.
भार्गव प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड बेटे। सो आई लाफ में जो वर्ब हमारा लाफ है उसका मीनिंग कंप्लीट है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, राइट। सो हियर आई लाफ, लाफ हियर इज द इंट्रांजिटिव वर्ब। सिमिलरली आई क्राई, मैं रोती हूँ, मैं रोता हूँ। अगेन इस सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल कंप्लीट है। क्राई को किसी वर्ड की जरूरत नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। सो अगेन क्राई हियर इज द इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, लेट अस मूव फर्दर। So here we'll read only the second part. What is an intransitive verb? हम सिर्फ यही read करेंगे because transitive हम already कर चुके हैं. So an intransitive verb is the one that does not require an object to complete its meaning. So हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. Intransitive verb वो verb होता है जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. क्यों? क्योंकि उसका अपने आप में ही मीनिंग कंप्लीट है. द सेंटेंस में एंड विद द वर्ब. कई बार सेंटेंस जो होता है वो वर्ब से एंड हो जाता है, जैसे हमने भी किया ना आई लाफ, तो सेंटेंस फिनिश हो गया. लाफ क्या है? वर्ब, उसी से फिनिश हो जाता है कई बार. ओके, अब इसके बाद हम अभी विल नॉट गो इन द डिटेल्स, विल टेक सम एग्जांपल्स. लुक एट द एग्जांपल्स नाउ. द चिल्ड्रन सैट, द चिल्ड्रन सैट यानी कि बच्चे बैठे थे. ठीक है, सो द चिल्ड्रन हियर इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द वर्ब हियर? सैट. सैट इज द वर्ब. सो इस सेंटेंस को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करके देख रहे हैं तो हमारा मीनिंग जो है बिल्कुल कंप्लीट है, राइट. सो हियर वी डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग. और जो सेंटेंस है हमारा, आप देखेंगे सैट वर्ब से ही फिनिश हो रहा है. तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स में बहुत बार हमारा सेंटेंस जो है वो वर्ब से ही फिनिश हो जाता है. ठीक है, मैनी टाइम्स, लेकिन कई बार नहीं होता. विल टेक सम एग्जांपल्स हियर. नाउ लुक एट द सेकंड सेंटेंस. द चिल्ड्रन सैट एट 7:30 PM. बच्चे जो थे वो 7:30 PM पे बैठे. ठीक है, नाउ व्हाट इज द वर्ब हियर? वर्ब हियर इज अगेन सैट. सैट यहाँ पे वर्ब है. सो अगर आपको याद होगा ट्रांजिटिव करवाते हुए मैंने आपको बताया था कि अगर हम वर्ब के बाद वाले पार्ट को हाइड करते हैं तो हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं. सो अगर हम एट 7:30 PM को हाइड करेंगे तो हमारे पास अगेन सिर्फ क्या सेंटेंस बचेगा? द चिल्ड्रन सैट, बच्चे बैठे थे. सो अगेन इसका मीनिंग क्या है? कंप्लीट है. अब यहाँ पे हम देखेंगे द चिल्ड्रन सैट एट 7:30. सो व्हाट इज एट? क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स. एट वर्ड क्या है? Japnoor has already written. I want others also to try without copying. Japnoor. Yes. Very good. So these are the students who have heard the audio in the morning. Diya, is that a helping verb, bete? This Misbah? No. It is a preposition. Okay, beta, stop writing. Yes, at is a preposition. तो मैंने ऑडियो में भी बताया था prepositions कौन से होते हैं. prepositions are the position words, ऐसे words जो हमें किसी चीज की position बताते हैं, right. So जो हमारे intransitive verbs हैं कई बार Ma'am, you are muted. Ma'am, you are audible. Ankit Kumar muted you. Kumar mute you. Beta, you bete quiet. बेटा You मैम are इज not to हियर. speak. You are not. आपको इतनी बार बोला है बच्चे, शो सम पेशेंस, थोड़ा सा वेट करो. प्रतिभा मैम यही कर रहे हैं यहाँ पे. शी इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल सच थिंग्स. शील टेल मी, ओके. So you don't need to tell me. आप अपना पढ़ाई में ध्यान लगाइए, ओके. So prepositions are the position. Okay, ma'am, Ankit Kumar भी. Bete, you are not to speak, beta. So हमारे जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं कई बार उनके साथ preposition भी लगी होती है सेंटेंस में. बट अगर आप एक चीज देखेंगे, preposition और उसके पीछे वाले वर्ड्स सेंटेंस में होते हैं या नहीं होते, उससे हमारा सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट ही रहता है. अगर वो नहीं भी होंगे तब भी हमारा सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट रहता है. सिर्फ prepositions के बाद वाले वर्ड्स या preposition से क्या होता है, हम उसकी थोड़ी सी और डिटेल दे देते हैं. ठीक है, बच्चे बैठे थे वो तो हमें पता चल ही गया. सो एट 7:30 PM से सिर्फ हम थोड़ा सा उस चीज को और डिटेलिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बता रहे हैं कि टाइम भी बता दिया हमने. अदरवाइज टाइम नहीं भी बताएंगे तब भी हमारे सेंटेंस का जो मीनिंग है दैट वुड बी कंप्लीट. ओके, let us take the next example. The children sat at the table. Again, the children sat अपने आप में complete meaning दे रहा है. Again, at word आ रहा है. At is a preposition here.
तो अब इस सेंटेंस को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है बच्चे टेबल पे बैठे थे। ठीक है, बच्चे टेबल पे बैठे थे, बच्चे बैठे थे, इतना ही हमारे लिए मीनिंग कंप्लीट दे रहा है। कहाँ बैठे थे ये हमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसके होने या ना होने से हमारे सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम, द चिल्ड्रन सैट क्वाइटली। क्वाइटली, कैन यू टेल मी व्हाट इज क्वाइटली हियर? Quickly in the chat box. Quietly is Priyanka, it is not a verb, bete. Yes, others can also try without trying to copy. Yes, adverb, very good. So it is an adverb. Adverb कौन से words होते हैं? जो verb, action words के बारे में हमें थोड़ा, please stop writing and listen to me. Advertising, very good. मनरेखा चौहान बेटे, what is advertising? Okay, so adverbs वो words होते हैं जो हमें action word के बारे में थोड़ी सी और information देते हैं कि action कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। अब अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे, सोडी ज्योति, कैन यू म्यूट योरसेल्फ बेटे? द चिल्ड्रन सैट क्वाइटली। अब इस सेंटेंस को ध्यान से सुनेंगे, द चिल्ड्रन सैट तक तो हमें पता ही है सेंटेंस का मीनिंग। उसके बाद लिखा है क्वाइटली। क्वाइटली मीन्स कैसे बैठे हुए थे, यहाँ पे वर्ब के बारे में हमें बता रहा है। तो ये क्या है? क्वाइटली एडवर्ब। तो बच्चे कैसे बैठे हुए थे? बच्चे क्वाइटली बैठे हुए थे। नाउ अगेन, अगर आप क्वाइटली वर्ड यानी कि वर्ब के बाद, वर्ब क्या है? सैट, क्वाइटली को हाइड करते हो तब भी आपका मीनिंग जो है सेंटेंस का वो कंप्लीट ही रहेगा। एडवर्ब जो होते हैं या प्रेपोजिशन जो होते हैं वो सिर्फ हमें वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन अगर वो सेंटेंस में नहीं भी होंगे हमारे सेंटेंस के मीनिंग पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। सो इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं उन सेंटेंसेस में हमारा जो सेंटेंस है वो अकेला वर्ब से एंड हो सकता है, जैसे द चिल्ड्रन सैट, या उसमें प्रेपोजिशन हो सकती है आफ्टर द वर्ब, जैसे द चिल्ड्रन सैट एट 7:30 PM या द चिल्ड्रन सैट एट द टेबल। ये प्रेपोजिशंस वाले इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। थर्ड एग्जांपल है जहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडवर्ब आ सकता है, लाइक द चिल्ड्रन सैट क्वाइटली। ठीक है, सो दीज आर द थ्री काइंड्स के इंट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस में कैसे कैसे आ सकता है। इट कैन कम अलोन, जहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया द चिल्ड्रन सैट से, या उसके बाद प्रपोजिशन आ सकती है, या फिर एडवर्ब आ सकता है, राइट? ओके, लेट अस मूव फर्दर। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस। This is about the, okay, look at this sentence. First part, transitive verbs need a direct object. ये शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवाया था ये वाला। She wrote a letter. So यहाँ पे verb हमारा क्या है? wrote. ठीक है, she wrote, उसने लिखा, तो it is not complete. उसने क्या लिखा? She wrote what? तो हमें वहाँ पे what का आंसर मिल रहा है, she wrote a letter. So यहाँ पे wrote verb will be transitive verb. Now look at the second one. Intransitive verbs do not need an object. Intransitive verbs को object की जरूरत नहीं है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। She wrote quickly. She wrote quickly. उसने कैसे लिखा? Quickly. So here quickly word क्या है? Can you tell me what is quickly here in the chat box? Quickly is an adverb. उसने कैसे लिखा? Quickly लिखा, right? Okay. Now let us move further. We have a sentence here. अब प्लीज ध्यान से देखेंगे ये वाली स्लाइड को आप सब। Stop typing in the chat box. Look at this sentence. She arrived early. ठीक है, so as you can see हमने underline कर रखा है इस sentence में। She is the subject. Arrive means पहुंचना. So arrived here is the verb. And early. What is early? Early is adverb here. Still somebody, Rajni Gupta. Mute yourself. Why are you playing with your devices, बच्चे? Okay. So early here is the adverb. ठीक है? So adverb जो है early वो किसके बारे में बात कर रहा है? Verb के बारे में बात कर रहा है। Verb क्या है यहाँ पे? Arrived. This child with the name Manobal. Can you concentrate on the screen? Can you stop looking here and there and look at the screen, बेटे? Only then it would be clear to you. Okay, ma'am. Okay, so she arrived early. यहाँ पे early adverb है, right? So अगर हम इसके वो she arrived मतलब वो पहुंच गई,
ठीक है, वो पहुंच गए, दिस इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। सो यहाँ पे हमें अदरवाइज किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। साथ में हमारे क्या लगा हुआ है, एडवर्ब लगा है, जो सिर्फ वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कब पहुंची थी, वो जल्दी पहुंच गई थी, राइट। सो हियर इट इज अराइव्ड, हियर इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नाउ लुक एट दिस, शी अराइव्ड अर्ली, अगेन उसी सेंटेंस के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जो अर्ली है, क्या वो नाउन है? अर्ली इज नॉट अ नाउन, इट इज नॉट अ नेम ऑफ अ थिंग, अर्ली इज नॉट अ नेम ऑफ अ थिंग। तो ना ही वो नाउन है, ना ही वो प्रोनाउन है, इसका मतलब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। सो इट इज एन एडवर्ब। Okay, now let us move to the second sentence. Second sentence is the man fell. So what is the subject here? The subject here is the man, okay? And what is the verb here? Fell. Fell word यहाँ पे क्या है? Verb है, ठीक है? Now the man fell का मतलब बनता है कि वो आदमी जो था, आदमी गिर गया, गिर गया। So it is it complete? Nod your head and tell me the is it complete? Say yes or no with your आदमी गिर गया, is it complete or not? I can't see your expressions. Yes or no? Nod your heads. Mixed response. Hardly one or two students I can see they are nodding their head. Yes, it is complete. वो आदमी गिर गया, ठीक है, आदमी गिर गया, so it is complete in itself. अब इस transitive verb, so here it does not require any object. इसको object की जरूरत नहीं है। So अब इस सेंटेंस में हम एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो किससे फिनिश हो रहा है? वर्ब से ही फिनिश हो रहा है, ठीक है। सो ये एग्जांपल फिर से वो वाला आ गया कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स में कई बार सेंटेंस वर्ब से ही फिनिश हो जाता है, राइट। नाउ लुक एट द थर्ड वन। The third one is the bomb exploded. What is the subject here? Bomb here is the subject and explode हो जाना मतलब फट जाना, right? So it is the verb here. Again इस sentence में भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। मैं बोल रही हूँ बॉम्ब फट गया, so it's okay, it is conveying the complete meaning. Exploded word जो verb है हमारा पूरा meaning complete कर रहा है, इसे किसी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। So here again the sentence is ending with the verb. Sentence verb से ही end हो रहा है। So this is what I was telling you कि हमारे intransitive verbs जो होते हैं उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। कई बार intransitive verbs वाले sentences, बेटे you don't need to unmute yourself and say okay ma'am। कई बार हमारे intransitive verbs वाले जो sentences हैं वो verb से ही end हो जाते हैं, ठीक है। जैसे the man fell, the bomb exploded, यहाँ पे हमारे sentences verb से ही end हो रहे हैं, ठीक है। कई बार हमारे intransitive verbs के साथ adverbs लगे हो सकते हैं सेंटेंस में, जैसे she arrived early, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? साथ में adverb लगा हुआ है। adverb is not an object. adverb कभी object नहीं होता है, object हमेशा कोई noun या pronoun होता है। एंड थर्ड केस क्या हो सकता है? कई बार intransitive verbs के साथ क्या लगा हो सकता है? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स? थर्ड केस क्या था? मैंने भी आपको बताया था। मनोबल बेटे, कंसंट्रेट एंड स्टॉप टॉकिंग टू whomsoever you are talking with. Yes, adverb तो हमने डिस्कस कर लिया। और क्या हो सकता है? Yes, Japnur has written preposition. Yes. So intransitive verbs के तीन केसेस कौन कौन से हैं? कि verb से अकेले verb के बाद सेंटेंस एंड हो सकता है। सेकंड केस कौन सा है? कि verb के बाद कोई adverb आ सकता है या फिर verb के बाद कोई preposition आ सकती है। So adverb और preposition दोनों ही आ सकती हैं and both of them are not objects. ना adverb object में आता है, ना ही preposition object में आती है। So I hope this much is clear to you. Now, if you have done, I don't think you have done that. Just give me 1 minute, Pratibha. Okay. So we'll quickly discuss the exercises those I gave you today, and some students were saying कि मैम हमें second वाला clear नहीं है, please. So we'll discuss the second one only. बेटा इसके sentences आपको काफी clear हैं, and especially if you zoom in, अगर आप इसे zoom कर
लोगे तो सेंटेंसेस अच्छे से रीड कर पा रहे हैं, आप अपने मोबाइल फोन्स में तो अच्छे से कर पाएंगे। सो व्हाट यू हैव बेसिकली टू डू हियर, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, ऊपर सिर्फ डेफिनेशन दी हुई है ट्रांजिटिव वर्ब्स की और इंट्रांजिटिव की। आपने इस एक्सरसाइज में सबसे पहले वर्ब फाइंड आउट करना है कि वर्ब कौन सा है, एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ, कैथी कैरिड द बैग्स। सो हियर द वर्ब इज कैरिड एंड कैथी कैरिड व्हाट, व्हाट का आंसर हमें मिल रहा है। सो इट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो नाउन भी है बैग्स और व्हाट का आंसर भी दे रहा है, सो वो ऑब्जेक्ट है। सो दैट्स व्हाई यहाँ कैरिड वर्ड जो है दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। सो इस तरह से आपने बाकी भी सारे सेंटेंसेस में सबसे पहले वर्ब्स ढूंढने हैं, उसके बाद चेक करना है कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। अगर वो ट्रांजिटिव है तो आपने ट्रांजिटिव को टिक करना है या उसके आगे टी लिख देंगे बिकॉज यू आर डूइंग इट इन द नोटबुक। अगर वो इंट्रांजिटिव है तो उसके आगे आप intransitive लिख देंगे। I hope this is clear now to everybody. Is this clear? Manraj, beta, what are you doing? Dhruvika, you are also not attentive. Dhruvika, you are not attentive at all. I can see you talking with someone continuously. Okay, so is it clear? Is the exercise clear to everyone? Yes, please. Can you express yourself? Okay. So please now I don't want anybody to be calling me. अभी I hope जिन बच्चों ने सुना है उन्हें समझ आ गया कि Your voice is not clear.